नमस्कार। 36 के टीवी इंटरटेनमेंट के अपनी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नफासत नजाकत के साथ राजनीति करने वाले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन बघेल जी। सचिन बघेल जी, सबसे पहले आप बताएंगे आपका राजनीति में रुचि कैसे हुई? नहीं, राजनीति में तो रुचि शुरुआती दौर में तो बिल्कुल भी नहीं थी। और राजनीति तो हम जैसे सामान्य तौर से वकालत के पेशे में हूँ, गांव से जुड़ा हूँ, तो परिस्थिति जन्य राजनीति में प्रवेश हो गया। 95 में जब पहली बार पंचायती राज लागू हुआ और चुनाव हुए, तो उस समय गांव वाले लोग पीछे लग गए कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मेरे दिमाग में उस समय कोई प्लान करके राजनीति हमने प्रवेश किए नहीं, क्योंकि एकेडमिक साइड के लोग थे और दिमाग में विषय कभी रहा। और फिर परिवार भी हमारा, पिता हमारे सरकारी सेवा में थे और हम सब पढ़ने वाले लिखने वाले लोग थे, तो वो रुचि भी नहीं थी। और रुचि ऐसी थी कि बातचीत में रुचि थी और लोगों के काम करने की आदत तो थी ही। तो वो पहली बार खैरागढ़ में, और चूंकि हमारा गांव वही है, तो वहां से मैं पहली बार जनपद का चुनाव लड़ा और जनपद में जीता। उसके बाद से एक सिलसिला जो शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। आप खैरागढ़ से हैं। खैरागढ़ राजघराना राजनांदगांव जिले में काफ़ी मशहूर है और रचनात्मक कार्यों के लिए जाना भी जाता है। तो थोड़ा संबंध में बताएंगे, खैरागढ़ राजघराने से संबंधित हैं आप? हाँ, खैरागढ़ राज फैमिली के ही हैं। और राजनांदगांव की राजनीति में शुरुआत से ही रानी पद्मावती थी, वीरेंद्र बहादुर सिंह जी थे। उस समय से लेकर के लगातार राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ राज परिवार का वर्चस्व रहा है। लगातार लोग सांसद, विधायक, मंत्री बनते रहे हैं। वो सिलसिला लगातार चलता रहा है। उसके पीछे मेरा ऐसा सोचना है कि जनता से जुड़े होने की वजह से राजनीति में जब तक पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, तब तक आप लंबे समय तक राजनीति में चल नहीं सकते हैं। तो जनता से जुड़े होने की वजह से, और राज फैमिली में जो लोग हैं वो ज्यादातर लोगों की गांव है सबके, तो वहाँ गांव के लोगों के साथ उनके संपर्क और संवाद बहुत अच्छे हैं, बहुत कार्डियल है। वो भी एक कारण है जिससे राज फैमिली के लोगों का गांव, ग्रामीण अंचलों में बहुत अच्छा संबंध है। और फिर बहुत समय से, काफी पहले से खैरागढ़ राजमहल जो है, रानी पद्मावती और वीरेंद्र बहादुर सिंह जी लोगों ने माने काफी पहले का सोच करके और सक्रिय राजनीति में उनका प्रवेश हुआ। और एक जमाने में तो रानी पद्मावती कैबिनेट मिनिस्टर थी, राजा साहब मंत्री थे, फिर सांसद बने, फिर विधायक बने। तो वो लगातार सिलसिला फिर चला। तो अभी की पीढ़ी आखिरी देवराज सिंह के समय तक का उनका प्रभाव रहा है और लगातार लोग पद में रहे हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कारण केवल होता है कि पब्लिक से जुड़ाव। आपका जो राजनीति में जो गहन अध्ययन है, बहुत गंभीरता से आप राजनीति को लेते हैं। शायद यही कारण है कि आप डॉक्टर रमन सिंह से जुड़े, क्योंकि उसमें लगा कि आपको आगे जनता की सेवा ज्यादा अच्छी तरीके से की जा सकती है। इसके बारे में बताएंगे, डॉक्टर रमन सिंह के जुड़ने के बाद आप? नहीं, क्या हुआ कि 2000 दोबारा जब मैं जनपद सदस्य बना, तो थोड़ा सा वहाँ राजनीतिक वैचारिक मतभेद शुरू हो गए थे और उसकी वजह से 2-3 साल सक्रिय राजनीति में था भी नहीं दूसरे टर्म में। और 2003 में जब जोगी की सरकार थी, तब तक मानसिकता बन गई थी कि अब यहाँ काम करना संभव नहीं है। जब वैचारिक मतभेद हो जाए तो काम करने में तकलीफ होती है। और डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और सिद्धार्थ सिंह, जो कि शुद्ध रूप से राजनीति में मैं गुरु सिद्धार्थ सिंह को ही मानता हूँ, उन्हीं के ने ही मुझको पहले चुनाव में भी उनने मुझको प्रेरित किया कि ये वाला चुनाव लड़ लो।
उनके निर्देशन में ही लगातार हम काम करते रहे। तब तक सिद्धार्थ सिंह बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे और हम लोग जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था। 2003 में चुनाव की घोषणा के एक आध महीना पहले, जबकि उस समय वातावरण ऐसा था कि दूर दूर तक लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन हम चूंकि विचार से जुड़े लोग हैं और पृष्ठभूमि कहीं कोई वैचारिक राजनीति करने की थी भी नहीं, इसलिए बीजेपी में काम करने में आकर के तकलीफ नहीं हुई। तो हमने 2003 में जस्ट बिफोर इलेक्शन हम बीजेपी हमने ज्वाइन किया और संयोग ऐसा रहा कि डॉक्टर साहब मेरे बुआ के लड़के हैं और परिवार में बहुत ज्यादा उस परिवार से मैं शुरू से जुड़ा भी रहा, तो संवाद उनसे था ही था। उनने भी प्रेरित किया, पहले से वो प्रेरित कर भी रहे थे कि बीजेपी ज्वाइन करो करके, तो परिस्थितियां बनी नहीं, लेकिन उस समय तक चीजें ऐसी बन गई थी कि 2003 में फिर मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद तो फिर ये सब तब से, जब से आपने बीजेपी ज्वाइन किया तब से लेके आज तक आप डॉक्टर रमन सिंह के जो टीम है, जिनके साथ विचार विमर्श किया जाता है, जिनकी बात सुनी जाती है, उनकी टीम में है, आपकी बात कितनी सुनते हैं, कितनी प्रासंगिकता के साथ लेते हैं, क्या लगता है आपको डॉक्टर रमन सिंह? नहीं, एक डॉक्टर साहब के साथ एक बड़ा प्लस है, वो सुनते सबकी हैं और उचित अगर विषय है तो सब किसी का भी ले सकते हो। माने हम कोई एक तो ऐसा विषय नहीं है कि हम कोई विशेष टीम का कोई हिस्सा है, ऐसा भी विषय नहीं है। क्योंकि उनसे जुड़े हैं, उनके नेतृत्व में काम किया है और राजनीति में सिद्धार्थ सिंह के बाद डॉक्टर रमन सिंह से ही ऐसा जुड़ाव हुआ और उनमें जो उनने काम किया 15 साल में और जो उनके व्यक्तित्व की विराटता है, वो ज्यादातर बहुत सारे नेताओं में देखने को नहीं मिलती है। और पार्टी और पब्लिक दो के विषय में ही चिंतन है। अगर हमने कोई सलाह दिया, अगर वो पार्टी के विपरीत है या पब्लिक के विपरीत कोई सलाह कोई दे रहा है, तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं है। वो एक लाइन क्लियर है कि बीजेपी और पब्लिक, ये दो विषय को लेकर के जो भी जाएगा वो उनकी बात वो सुनते ही हैं और अच्छे विचार आते हैं तो उनको वो टेकअप भी करते हैं। आप सहज हैं, सरल हैं और इस छवि के विपरीत लोगों ने आपकी दृढ़ता भी देखी। इसका उदाहरण है, कांग्रेस शासन आई, उसमें आपको जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष से हटा दिया गया। तब आपने दृढ़ता के साथ हाई कोर्ट में लड़ा और उसके बाद जीता भी और पुनः जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष बने। ये जो अंदर से जो दृढ़ता है उसके बारे में बताएं, कैसे आपने, भैया आपको ये जीत ही होगी, इसके लिए कैसे लड़े आप? ये तो मेरा ऐसा लगता है कि विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का जो जज्बा है वो मेरे पिता से आया हुआ है। वो बहुत अपने जमाने के बहुत काबिल अफसर और पब्लिक के लिए काम करने वाले, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहे और मैंने अपने देखा है कि वो नीचे लेवल तक जा करके विपरीत परिस्थितियों में लड़के काम करने वाले थे। तो कहीं न कहीं मेरी हेरिडिटरी ऐसी है कि मुझको परंपरागत पारिवारिक रूप से वो ताकत मिली है। और जब कभी आप बहुत सीधे आदमी को अगर आप ज्यादा तकलीफ दोगे तो उसमें अपने आप लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है और मुझको लगता है इन लोगों ने मुझको ज्यादा तकलीफ दिया तो मेरे पास लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं गलत नहीं था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब उनने पहली बार हमको, हमारे बोर्ड को निलंबित किया तो हम तत्काल हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में हम जीत के वापिस आके बैठे। एक समय ऐसा भी आया था कि तब लगा था अब तब भूपेश बघेल सरकार के द्वारा दबाव में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नहीं, उस समय आपकी मानसिकता कैसी थी? मैं आपको बताऊं, अभी तक कभी चर्चा में भी विषय नहीं आया। उस समय निलंबन के बाद जब हमने ज्वाइन किया तो हमको रायपुर बुला करके बोला गया कि आप इस्तीफा दे दो, नहीं तो आपके अगेंस्ट एफआईआर हो जाएगा। ये बड़े उच्च अधिकारी ने कहा।
तो मैं तो अपन तो सोच के लिए थे, क्यों भय इसलिए नहीं था कि हमने कोई गलत काम नहीं किया था। हमारी जितने मिनट्स हैं बोर्ड के और जितने उस समय में हमने निर्णय लिया था, उसमें कहीं भी और आज भी गलत नहीं करेंगे ये तय है। नियम में जो है वही काम करेंगे। तो हमने तो उनके थ्रेट को से कुछ भय भी नहीं लगा, और हम जानते थे कि अब अगला स्टेप ये भंग करने वाले हैं, तो इनने उठा करके हमको भंग किया। और आपको बताऊं 8 रीट पिटीशन है मेरे हाई कोर्ट में, 8। वो संभव इसलिए भी हुआ कि मेरा छोटा जो लड़का है वो हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता है, वो उससे मेरे को बहुत राहत रही कि बोर्ड की तरफ से वो लड़का लगातार खड़ा होता रहा। और वर्तमान में जो एडवोकेट जनरल है प्रफुल्ल भरत, वो मेरे वकील थे, तो लड़ाई तो अच्छे से लड़े, भंग कर दिए। उसके बाद फिर परिस्थितियां आप जैसे आप सब जानते हैं कि फिर सरकार रही 3 साल। वो जिस पीरियड में उन्होंने हमको निलंबित किया, उस पीरियड में मैंने मेरे चेंबर के सामने सीओ का चेंबर है, वो 1 महीने बैठ के वहां जांच की है, बैठ के लोग, मैं बैठा रहता था वो बैंक परिसर में। तो ऐसा भी समय बीता है। अच्छा, आप जिला सहकारी जो बैंक है काफी महत्वपूर्ण है, खासकर छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के, चाहे वो धान खरीदी हो या अन्य कोई कार्य हो, तो आप कितना योगदान दे पा रही है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक इस मामले में? मैं फुल टाइम हूँ भैया। मैं कोई काम करता हूं तो पूरी तन्मयता से और पूरे फिर उसी में डूब के करने की आदत है। अभी वर्तमान में समस्या जैसे कोई विषय आता है, बोरा तो है, अभी तो खाद का है, खाद का, खाद का विषय है, तो लगातार उसको मॉनिटरिंग करना, किसानों से, सोसाइटी से बात करना, कलेक्टर से बात करना, मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी से बात करना, और पूरे चीज में जहां कोई तकलीफ आती है, जब मुझसे नहीं होता है, डॉक्टर रमन सिंह बैठे हैं, उनको फोन लगाना, मिल जाए तो उनको बताना, मैंने लगातार कोऑर्डिनेशन का काम अभी वर्तमान में जो हम कर रहे हैं। और उसके पहले भी जैसे धान खरीदी जब चलती है, तो रोज कुछ ना कुछ समस्या आती है। अच्छा, इतने लंबे समय तक राजनीति में रहने की वजह से सबके पास नंबर है। वो तो जिसमें बैंक खासकर तो सहकारी बैंक में आप और जाने आप बताइए, 4 जिले हो गए, बिल्कुल, कवर्धा है, मानपुर, मोला, खैरागढ़ है, मानपुर, मोरा, राजनांदगांव, 222 समितियां हैं, 45 ब्रांच है, 3.5 लाख किसान हैं। तो वो फुल टाइम जॉब है। तो चाहे धान खरीदी, बारदाना का संकट आ जाता है, खरीदी में किसान नाराज हो जाते हैं कि मेरे धान को रिजेक्ट कर दिया है, वो उठा के सीधे फोन लगाता है तो समाधान करने का इसके पहले एक्चुअली 2 बार जनपद सदस्य रहने के साथ साथ 1 बार जिला पंचायत सदस्य रहा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहा। तो वो धीरे धीरे जो अनुभव आया और लोगों का विश्वास कि इनको फोन करो तो काम होता है, उसकी वजह से, और सबका सहयोग है सब में, स्टाफ का, नेताओं का, बड़े नेताओं का, अधिकारियों का, इसकी वजह से कर पाते हैं। अब आगे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की आगे क्या सोचते हैं, इसमें और क्या प्रोग्रेस हो सकता है, और क्या सुविधाएं दे सकते नहीं, हैं? अभी क्या हुआ है, आपको जब से सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, ये सहकार से समृद्धि, उनका ये है कि भाई सहकार के माध्यम से समृद्धि होने वाली है पूरे देश में। तो पहली बार भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, और आप देखिए कि कितना सीरियसनेस है उस विषय में कि अमित शाह जी उसके मंत्री बने। किसी और को मंत्री बना सकते थे, लेकिन आप हमारे विजन को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विजन को इसी समझिए कि अमित शाह जी जैसे कद्दावर गृह मंत्री होकर भी सहकारिता मंत्रालय ने लिया। और फिर उसके बाद तो जो विजन है, वो सभी सोसाइटी जो पैक्स थी सबको मल्टीपर्पज सोसाइटी बना दिया, और 30-40 किस्म के व्यापार करके आप सक्षम बने, उसके लिए पूरा विजन डॉक्यूमेंट है, और लगातार उसमें काम हो रहा है। अभी पूरे भारत में और खासकर हमारे यहाँ भी कंप्यूटराइजेशन का काम हो रहा है। माने हम जैसे बैंकिंग में रोज का रोज ओपन और क्लोज होता है अकाउंट, वो करने की स्टेज रियल टाइम में पहुंचने वाली सोसाइटी हमारी। तो सोसाइटी जितनी मजबूत होगी, उसके माध्यम से जितने काम होंगे, तो उससे जुड़े किसान को जो लाभ मिलेगा, अभी लाभ मिलता नहीं किसानों को। मैं एक आप खैरागढ़ से आता हूँ, अब मैं वापस छत्तीसगढ़ी में आता हूँ। आप खैरागढ़ से आते हो, और छत्तीसगढ़ में ये सबसे अच्छा बात है कि
छत्तीसगढ़ी भी अलग अलग एरिया में अलग अलग अंदाज में बोले सबसे जाते हैं। मीठा खैरागढ़ के। सबसे खैरागढ़ के जो अंदाज है बड़ा जाप खाप पियप सुतप बैठप वो जो बुरा लगता है। मैं आपसे यही चाहूँ कि यही अंदाज में थोड़ा सा जवाब दो। खैरागढ़ राजघराना, खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के निर्माण में वही शुरुआतें वहीं से हुए, महल ला पूरा दान दे दी से ओखर बाद भी खैरागढ़ राजघराना वहाँ सदस्य काबर नहीं? एक तो सबसे मैं जैसे मैंने कहा कि पद्मावती वीरेंद्र बहादुर सिंह जी ने खैरागढ़ उमन रानी साहब और राजा साहब, हाँ। माने हम अभी चर्चा करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिजली, घर घर में पानी, स्कूल, ये 3 विषय आप ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होगा कि राजा साहब और रानी साहब कितने आधुनिक सोच के रहे होंगे लोग। वो खैरागढ़ वाली स्टाइल तो उनका मन के सोच अतेक अच्छा रही से कि खैरागढ़ में शिक्षा वो पूरा क्षेत्र में विक्टोरिया स्कूल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी, ऐसे बड़े बड़े लोग मतलब ला करके वो स्कूल का संचालन हुई। एकमात्र हॉस्टल रही जिनमें पूरा वो इलाका के लड़का, वो चाहे कवर्धा से हो, खमरिया हो, इधर उधर सब जगह बच्चा मन वहां आकर के रह के पढ़त रही। पावर हाउस, हाँ पावर हाउस खैरागढ़ में, जल वितरण व्यवस्था खैरागढ़ में, बिजली खैरागढ़ में। वो समय जब 56 में देश आजाद होने के बाद जब स्टेट मर्ज हुई तो चूंकि रविशंकर शुक्ल जी से बहुत खैरागढ़ राजमहल के बहुत अच्छा संबंध रही, तो वहां जिला चूंकि बने नहीं रही से, और राजा साहब और रानी साहब के मन में कि खैरागढ़ में कुछ ना कुछ ऐसे हो जाए जिखर वजह से खैरागढ़ के बाद के जो पीढ़ी है और खैरागढ़ की जो नाम है वो ऊपर तक वो हमेशा रहे। और आप कल्पना करो, आप अपन किला ला छोड़ के वो एक सर्किट हाउस है जहां आज है, वो सर्किट हाउस बने रही से अधिकारी मन के रुके बर, वो सर्किट हाउस में शिफ्ट होकर के वो पूरा महल दान करके अपन जो बड़े बच्ची रही से इंदिरा जी, उनका देहांत हो गई कम उम्र में, तो उनका नाम से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय, वो भी संगीत के, माने वो आप सोचो सोच के विषय है कि कितना आधुनिक सोच, अपन क्षेत्र के सोच, अपन इलाका खैरागढ़ के नाम कैसे रहे। आज पूरा एशिया में एक जमाना से खैरागढ़ के नाम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम से। और अब एक बहुत अच्छा चीज आपको बताता हूँ कि वो वहां से इतना जितना लड़का पढ़ के निकले वो सब जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, समझो आप, कहीं न कहीं सब बच्चा मन सर्विस में है। माने वो यूनिवर्सिटी की खासियत है कि वहां से लड़का मन जिन निकले थे बेरोजगार नहीं है। माने स्किल इंडिया आप समझ अपन करत हन ना, वो स्किल इंडिया की सोच वो पहली के हो। तो वही में मोर कहना है कि वो ओखर जो दिल से, जो भावना से, अगर वहाँ सदस्य खैरागढ़ राजघराना के जब वो बिल्कुल सदस्य होना चाहिए, ओमन जुड़ी, तो वो मना वो अंदाज में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोच रही है तो सरकार ला ये सब सोचना नहीं चाहिए, आपन ला प्रयास नहीं करना नहीं भैया, आप शायद जो पिछले डॉक्टर साहब की कार्यकाल रही से वो पीरियड में डॉक्टर साहब इतना ज्यादा ध्यान दी खैरागढ़ पर, जो अभी आप लोग बात की जन डेवलपमेंट दिखत है वो डॉक्टर साहब के कार्यकाल की है। माने मुक्त हस्त से और सौभाग्य से मांडवी सिंह वहां वाइस चांसलर थी, वो खैरागढ़ की लड़की, वो उखर वजह से भी इतना बढ़िया जब अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग डेवलप दिखत है और एक वातावरण के निर्माण हुई वहां। ये बात सही है कि एक्चुअली जो सेटअप होते हैं ना भैया, वो में बहुत ज्यादा एक शैक्षणिक विश्वविद्यालय बने के बाद आपके हस्तक्षेप हो जाते कम, लेकिन आप बाहर से रह कर सकते हो वो काम आप कमेटी बना सकते हो ना, कमेटी बना के वो यूनिवर्सिटी के जो बाइलाज है ना भैया, वो आप लोग कहीं कहीं रोक देते, उखर वजह से आपकी एंट्री वो ज्यादा नहीं हो पाते। वो बात सही है, आपके कहना है कि खैरागढ़ के जो भाव लेकिन एक चीज आप तो बता देता हूँ, चाहे खैरागढ़ के कोई भी आदमी हो, चाहे राज फैमिली हो चाहे कहीं के भी हो, खैरागढ़ विश्वविद्यालय से उखर जुड़ाव 100% है। उखर बेटरमेंट पर का करे जा सकते, कहीं न कहीं डॉक्टर साहब चूंकि परिवार तो खैरागढ़ के, तो डॉक्टर साहब की भी इच्छा थी कि खैरागढ़ में
जन अतिक बड़े संस्था है ओखर प्रॉपर डेवलपमेंट हो, तो वो पीरियड में बहुत शानदार काम ओखर सहयोग से हो अच्छा, एक बताओ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमन सिंह जी जी। राजनांदगांव के विधायक हैं। राजनांदगांव से कितना प्यार करते मैं तो सोचता हूँ कि आज की तारीख में उखर उखर फोकस है केवल राजनांदगांव है। मैंने अदर देन राजनांदगांव सोच भी नहीं करे कि राजनांदगांव की बेहतरी के लिए क्या कर सकते थे। मैंने जैसे आप राजनांदगांव के विषय में कोई भी विषय बताओ आप, तो वो विद इन नो टाइम तुरंत फोन लगा देते, तुरंत कोई नया योजना बता दो, कोई समस्या बता दो, कोई डेवलपमेंट की काम बता दो। तो डॉक्टर साहब के इतना ज्यादा फोकस्ड है, इवन अभिषेक भी माने पूर्ण फोकस्ड है। अब भैया वो ये बताओ, ये मतलब आप अन्यथा मत लो, जी जी। राजनांदगांव 15 साल ले डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और भरपूर अपन दोनों हाथ से उलीचे, जो योजना बोलो जैसे बोलो, आर्थिक बिल्कुल कमी नहीं हुआ, नहीं आंदे ओखर बाद भी आपला लगते संतुष्टिदायक राजनांदगांव के प्रोग्रेस हो पाए। जो ये विकास तो सतत प्रक्रिया है, और मैं जहां तक सोचता हूँ कि जो योजना के अंतर्गत अपन काम करे थे, जो उन योजना से आज शहर राजनांदगांव एक कस्बा रही से एक जमाना में, छोटे हाँ, शहर रही से, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब के आय के बाद आज एक राजनांदगांव शहर है। एक कल्पना रही कि राजनांदगांव में जब हम घुसन तो लगे कि हम कोई शहर में घुसा था, चाहे विकास की जितना भी पैरामीटर से उनमें जिन काम हुए हैं वो काम तो ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री है। और कभी कभी का लगते जब बहुत बड़े आदमी जब हमार पालक हो जाते ना, तो हमरा लगते कि बहुत सारे चीज और होना छूटा थे करके। एक तो सवाल है, वो आप लेखा से पूछा था कि आप वो ग्रुप में हो, आपसे विचार विमर्श करते, आप अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब के स्वभाव जानते हो, गुस्साए का नहीं डॉक्टर साहब, डांटे का नहीं। मैं आपको ला बताऊं भैया, वो तो मैं बोलूं तो इसे लगे कि चूंकि परिवार के बड़े भाई एक स्थिति बोला हूं, लेकिन ऐसा विराट व्यक्तित्व जे जे कभू कोई चीज में नाराज ही नहीं हो सके, वो अकल्पनीय है। हम बहुत बार बात भी करते हैं आपस में कि थोड़ा बहुत हम सीख जाते नहीं सन कि मुखर्जी से व्यक्तित्व नहीं तो अगर वो नहीं डांटे के स्वभाव कारण अधिकारी को फायदा नहीं उठाए ना, बिल्कुल भी नहीं। आप 15 साल डॉक्टर साहब के आप तो गुणी पत्रकार में से हो और आप विश्लेषण करते हो, इंटेलेक्चुअल टीम के हिस्सा हो आप राजनांदगांव के। आप 15 साल के डॉक्टर साहब के कार्यकाल के पूरा डे टू डे कि भाई वो 15 साल में का डेवलपमेंट हुई, का विषय में हुई, का क्षेत्र में हुई। अब का होते कि जब समय निकल जाते तो जिन बहुत सारा अच्छा काम जैसे आदमी भूल जाते, आदत है भूले की। आप एक बार बैठ करके विश्लेषण करूं तो आपको समझ में आ जाए कि थॉट प्रोसेस का है कि का सोच के काम करते, क्योंकि बहुत सरल है। आप समझो, आप इतना लंबा समय तक राजनीतिक क्षेत्र में आप अपरिहार्य बन के जी राजनीतिक क्षेत्र में, जहां हम छोटे छोटे पद में तो हम कभी कभी कोफ्त होते, चिड़चिड़ाहट हो जाते, परेशान हो जाते। जिन 15 साल मुख्यमंत्री रहे हो और अभी फिर विधानसभा अध्यक्ष हो और पूरा प्रदेश के आदमी कार्यकर्ता पब्लिक उनके पास आते भी बोला इतना स्मूथ। आप एक दिन अगर या एक घंटा भी जब वो आप राजनांदगांव आते, आप तो आतो भी, आप 1 घंटा 2 घंटा बैठो, आप लोग उनका वर्किंग स्टाइल देख के समझ में आ जाए कि उनका बंदा नाराज हो। हमार 36 के टीवी इंटरटेनमेंट के जो ये शो है अपनी बात, इला आप का संदेश देना चाहो दर्शकला? बिल्कुल खरा गड़िया अंदाज नहीं मैंने कौन सा विषय में संदेश जो दे दूं? संदेश में देना चाहो जो लगे लाभदायक प्रासंगिक है, जो लगे पर छत्तीसगढ़ी अंदाज में, और वो भी खासकर जाप खाप नहीं, मैं सबसे मोर आग्रह है कि छत्तीसगढ़ के विकास बर्जन हमन सब काम करत हन, वो काम में आप मन के पॉजिटिव हमारे पास फीडबैक आए और का काम करना हमला चाहिए। वो काम में अगर कोई हम गलती करत हन, चूक करत हन, वो में हमला आप मन की तरफ से
फोन के माध्यम से व्यक्तिगत मिल करके हम 24 घंटा उपलब्ध रहने वाला काम करने वाला हन हम मन के फोन 24 घंटा चालू रही थे मोर फोन कभी बंद नहीं रहे और एक अगर कोई विजन है दिमाग में क्षेत्र लेकर के राजनांदगांव जिला लेकर के और कम बेहतर तरीके से कैसे करे जा सकते शहर ला कैसे अच्छा करे जा सकते वो विषय ला लेकर के आप मन के फीडबैक देखो जब हम काम करते हैं या कोई भी नेता काम करते कोई जनप्रतिनिधि काम करते तो लगते कि मैं बहुत सारा काम कर ले हूँ लेकिन बहुत सारा चीज छूटे भी नहीं थे तो बहुत सारा जो सेक्टर है छूटे है वो सेक्टर में हम और का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम अपन काम ला कैसे अच्छा कर सकते हैं शहर की बेहतरी पर प्रदेश की बेहतरी पर का हो सकते है का योजना लागू हो सकते है पब्लिक वर्जन बहुत सारा चीज छूटे हुए मान लो तो अगर हम हमेशा स्वागत करेंगे मैं समझता हूँ भी कि आज की तारीख में ज्ञान और नॉलेज जो है हर आदमी के पास मोबाइल में है तो ज्ञान तो सबके पास है नॉलेज भी सबके पास है बोला आप ये सोच करके कि भाई मैं कैसे बताऊं मोर बात में कौन सुनी अपन पास ना रख करके बोला शेयर करके हमला बताऊं तो हम निश्चित रूप से बेहतर रूप से ये क्षेत्र के काम करने में सफल होंगे और किसान भाई मन से आग्रह है कि बेहतर तरीके से खेती की नवा चीज अपनाओ नवा जतका ज्यादा नया चीज अपना सको आप जतका उत्पादन बढ़ा लो ओकर से निश्चित रूप से आपके समृद्धि बढ़ने वाला है क्योंकि किसान ही हमार बैकबोन है। सचिन बघेल नफासत नजाकत के साथ राजनीति करने वाले और खासकर छत्तीसगढ़ी का जो स्टाइल है खैरागढ़ी स्टाइल उसमें आपने सुना किस तरीके से इन्होंने राजनीतिक सफर तय की खैरागढ़ राजघराना और संगीत विश्वविद्यालय के बेहतरी के लिए क्या हो सकता है किसान बैंक सब कुछ तो था। अब फिर कभी किसी और एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ नमस्कार।